हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं लोग। और अर्थव्यवस्था का पूरा डिटेल से पहला चैप्टर देखेंगे लोग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है? समाज की जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं उन सभी का योग को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया समझना जरूरी है। अब देखिए, आर्थिक क्रिया हमारी वो सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती हैं, यानी वो सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या होती हैं? आय प्राप्त होती हैं, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कोई भी चीज़ हो, कोई भी व्यवसाय हो या कुछ हो जिससे हमें क्या हो? आय प्राप्त हो, वो आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आता है। अब यही बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। जैसे क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, बैंक इत्यादि, यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। कृषि से क्या होगा? कृषि से कैसे आय प्राप्त होगा? किसान क्या करता है? किसान खेती करता है, उसमें फसल उपजाता है और फसल को क्या करता है? उपजाने के बाद उसको बेचता है, बेचने पे उसे क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है। तो ये क्या है? ये आर्थिक क्रियाएं हैं। चलिए अगला देखते हैं लोग। इसको एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, यानी अर्थव्यवस्था का परिभाषा एक और तरीका से दिया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। यानी बात वही हुआ, सभी आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? संपन्न होती हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो देखिए, इसका अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, यानी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसके अध्ययन से हैं, जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है। संसाधन क्या है? यानी जो मनुष्य के आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो वो साधन कहलाता है, यानी सभी आवश्यकताओं का पूर्ति करे वो संसाधन कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं लोग। अब अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। संरचना या ढांचा, यहाँ या ढांचा हो जाएगा। संरचना या ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है या भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? यानी प्राइमरी सेक्टर। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो वह प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी जब हम प्राकृतिक संसाधन का, जो भी संसाधन होगा प्राकृतिक, उसका उपयोग करेंगे तो किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे कृषि या सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये पूछता है कि कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि या सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए इसमें क्या आ जाएगा? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन इत्यादि, यानी ये सब किस में आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं लोग। दूसरा इसका क्षेत्र जो है, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? यानी सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ वस्तुएं सीधा प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता था कि उसमें कृषि जो थे या मनुष्य अपने खेत में फसल उपजाते थे। मान लीजिए किसान क्या किया, खेत में गन्ना उपजाया, और गन्ना को क्या करेगा? वो छोटे उद्योग यानी लघु उद्योग जो मिल है, मिल में देगा। मिल से उसमें क्या होगा? उसका चीनी बनाया जाएगा। तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। यानी यहाँ वस्तुएं उत्पादित सीधा प्रकृति से उत्पादित नहीं की जाती हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में वस्तुएं भेजी जाती हैं और उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस किया जाता है।
तो वही बोल रहा है कि यहाँ वस्तुएं सीधा सीधा प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि उनके माध्यम से यानी प्राथमिक क्षेत्र के माध्यम से निर्मित की जाती हैं। जैसे गाना आया, गाना का क्या बना, इसमें चीनी बना या मीठा बना मिल में, तो ये क्या होगा, मिल हमारा ये उद्योग हो गया। तो उद्योग क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। और इसे और इसीलिए क्या इसमें छोटा बड़ा लघु या कुटीर मध्यम सब वर्ग के उद्योग आते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि या सहायक क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है तृतीयक क्षेत्र, यानी तृतीयक क्षेत्र, यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का सहयोग करता है। यानी तृतीयक क्षेत्र जो है यह वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, यह क्या करता है, यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जो काम कर रहे हैं उसमें क्या करता है, ये उसकी सेवा करता है, उसको सेवा देता है, उसकी मदद करता है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये सेवा दे रहा है, सेवा दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए जैसे बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार या अन्य सेवाएं इत्यादि, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बैंक है, मान लीजिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को ये क्या करेगा, सेवा करेगा। किस प्रकार सेवा करेगा, प्राथमिक क्षेत्र कभी किसान के पास पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा, बैंक से जाकर लोन लेगा, तो ये लोन के रूप में क्या करेगा, उसकी सहयोग करेगा। तो ये था अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के आधार पर 3 क्षेत्र था उसका, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि या सहायक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आगे बोल रहा है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार कितना है, तो उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ये स्वामित्व का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्वामित्व का मतलब होता है मलिकाना हक, यानी जिस वस्तु पर जिसका हक हो वही उसका क्या होता है, स्वामित्व का मतलब होता है मलिकाना हक। चलिए अगला बोल रहा है कि उत्पादन के साधनों, यानी जो भी उत्पादन हो रहा है उसका साधन है, उसका स्वामित्व यानी उसका हक के आधार पर पूरे विश्व में क्या होता है, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला क्या है, पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए 3 होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम समझते हैं लोग ये क्या है, वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका उपयोग वे निजी लाभ के लिए करते हैं। यानी पूंजीवादी में क्या होगा, यानी जैसे कोई व्यक्ति कोई बिजनेस किया, अपना छोटा उद्योग किया, तो क्या करेगा, उसमें अपना पूंजी लगाएगा और वे अपना निजी लाभ के लिए यानी अपने लाभ के लिए उसको करेगा, उस काम को करेगा। कोई बिजनेस किया, दुकान किया या फिर कोई किसी भी प्रकार का बिजनेस किया, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। यानी इसमें क्या होता है, निजी लाभ होता है, निजी लाभ के लिए मनुष्य अपना उद्योग करता है। अब देखिए निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में है, तो देखिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। याद रखिएगा, अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी। अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अन्य देश भी हैं जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। चलिए अगला सेकंड नंबर इसका देख रहे हैं। सेकंड बोल रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। वो पहला तो पूंजीवादी था जिसमें मनुष्य क्या करता था,
इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता था। दूसरा बोल रहा है कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग वे समाज के लाभ के लिए करते हैं। अब देखिए, पूंजीवादी में क्या होता था कि जो व्यक्ति होता था वो निजी लाभ के लिए उसका उपयोग करता था, लेकिन समाजवादी में क्या है, समाजवादी, समाज यानी जिसका उपयोग सरकार किसके लिए करती है, तो समाज के लिए करती है, समाज के लाभ के लिए। तो इस पे स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है। लेकिन पूंजीवादी में जो स्वामित्व होता था किसके पास होता था, निजी व्यक्ति के पास होता था। यानी कोई बिजनेस किया है तो उसका मालिक तो व्यक्ति ही होगा, कोई जिसका उद्योग है, लेकिन इसमें ये सरकार के द्वारा ये किया जाता था। जैसे हमारा सरकारी स्कूल है, ये क्या है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं लोग। जैसे देखिए अब इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में पाई जाती है, चीन, क्यूबा इत्यादि देशों में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अमेरिका, जापान में क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, और चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला बोल रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक। वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यह पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मिश्रित का मतलब होता है कि इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी शामिल हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी शामिल हो, यानी इसका स्वामित्व दोनों करता हो। तो क्या है, यानी निजी व्यक्तियों के पास भी होता है और सरकार के पास भी इसका स्वामित्व यानी इसका अधिकार होता है। तो इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं दोनों शामिल होती हैं। अब देखिए भारत ही एक ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसे, देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि उसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों कार्य क्या होता है, भारत में होता है। इसलिए यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है भारत में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं लोग, अर्थव्यवस्था का विकास, यानी अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तो देखिए इसका विकास दो तरह से हुआ, एक इसका आर्थिक विकास हुआ और दूसरा मौद्रिक विकास हुआ। तो सबसे पहले हम आर्थिक विकास के बारे में समझते हैं लोग। आर्थिक विकास क्या है, तो देखिए आर्थिक विकास यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लंबे समय के पश्चात राष्ट्र में वृद्धि होती है। अब देखिए राष्ट्रीय नहीं होगा, यहाँ पे राष्ट्र होगा, ये गलती से राष्ट्रीय हो गया है, यहाँ पे राष्ट्र होगा। यानी राष्ट्र में क्या होती हैं, वृद्धि होती है। इसका उपयोग जो देश विकास कर रहा है उसके लिए किया जाता है। यानी अभी जो विकासशील देश हैं उसके लिए क्या होता है, इसका उपयोग होता है। और इसमें क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लंबे समय के पश्चात राष्ट्र में वृद्धि होती है। यानी बहुत संघर्ष करने के बाद उस देश में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और ये किसके लिए, किस देश पर लागू होता है, तो जो देश विकास कर रहा है उसके लिए। इसका मुख्य उद्देश्य, अब देखिए आर्थिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों क्षेत्रों में उत्पादन का स्तर को ऊंचा करना है। यानी विकास कब होगा, कोई देश विकासशील है उसको विकसित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र में जो उत्पादन है उसका उत्पादन के स्तर को क्या करना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा, यानी उत्पादन के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं लोग, अगला पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर। धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है।
यानी जो धनी देश हैं उसमें आय जो बढ़ता है उसका स्तर क्या होता है, आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। यानी जब धनी देश में आय बढ़ेगा तो उसमें क्या होगी, आर्थिक वृद्धि होगा। जबकि गरीब देश में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। ये क्या होता था, आर्थिक वृद्धि का सूचक होता था और ये आर्थिक विकास का सूचक होता है। यानी जो गरीब देश हैं, जब उसमें गरीब देश का आय बढ़ेगा तो उसका क्या हो रहा है, आर्थिक विकास होगा, यानी धीरे धीरे उसका क्या होगा, विकास होगा। लेकिन जब धनी देश का आय बढ़ता है तो उसमें आर्थिक वृद्धि होगा। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि धनी देश, विकसित देश और विकासशील देश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अगला बढ़ रहा है दूसरा, हमारा पहला आर्थिक विकास था, दूसरा मौद्रिक विकास है। इस पे ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना है, मौद्रिक विकास पे। अब देखिए, इसके अंतर्गत मुद्रा के आगमन से आधुनिक मुद्रा के प्रचलन तक के काल को शामिल किया गया है। यानी मौद्रिक विकास में मुद्रा का जब आगमन हुआ है, जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, उस समय से लेकर आधुनिक मुद्रा के प्रचलन तक, यानी जो आधुनिक मुद्रा है उसके प्रचलन तक के समय को, काल यानी समय को शामिल किया गया है। मुद्रा के आगमन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। अब देखिए, जब तक मुद्रा नहीं आया था, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। चलिए तो आगे देखते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं लोग, क्या है इसमें। एक और पॉइंट दे रहा है कि आधुनिक समय में प्लास्टिक मुद्रा का, अब देखिए प्लास्टिक मुद्रा क्या है, जैसे एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड का प्रचलन है। यानी अभी जो समय चल रहा है आधुनिक समय में, क्या है, एटीएम और क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक मुद्रा है, उसका क्या है, प्रचलन है। चलिए अब थोड़ा इसमें पढ़ते हैं लोग, बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली क्या है, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से लेन देन करता है तो बैंक के इस प्रणाली को बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। पहले का समय था कि पैसा निकालना हो या जमा करना हो तो कहाँ, बैंक में जाना पड़ता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि मोबाइल के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, पैसा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं लोग, ये इम्पोर्टेंट है, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग क्या है उसको देखते हैं लोग। तो देखिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखिएगा, ये पूछता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, यानी 1950 ईस्वी में अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है उस देश का प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया। इसका कार्य, अब देखिए योजना आयोग का कार्य क्या होता है उसके बारे में देखते हैं लोग। तो इसका कार्य जो होता है, आने वाले 5 वर्षों के लिए योजना बनाना होता है। यानी ये क्या करेगा, योजना आयोग जो आने वाले 5 वर्ष हैं उसके लिए क्या करेगा, ये योजना बनाएगा। इसका कार्य यही है। मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने, प्रधानमंत्री बने, और 2014 से 5 साल यानी 2019 तक योजना आयोग के द्वारा ही क्या किया गया होगा, उसका योजना बनाया गया होगा। चलिए आगे देखते हैं लोग। बड़ा इसका कार्य इसका पढ़ लिए लोग। इसका अध्यक्ष देश के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन मतलब जो पद पर हो प्रधानमंत्री। जैसे अभी कौन है, तो अभी
22 में श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी क्या होंगे? योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे, वर्तमान अध्यक्ष होंगे। लेकिन पूछेगा योजना आयोग के पहला अध्यक्ष, तो पहला अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए योजना आयोग को, ये भी इम्पोर्टेंट है, योजना आयोग को 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। देखिए योजना आयोग का गठन तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हो गया था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था। अब इसका इस योग को नरेंद्र मोदी ने 2014 ईस्वी में क्या किए? समाप्त कर दिए। और इसके जगह पर 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। यानी उस समय जब 2015 में प्रधानमंत्री के पद पे कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। और इनके द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2014 में। और 2015 में योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। किसके द्वारा? तो मोदी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग है, अब इसे नीति आयोग बुलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं लोग, आर्थिक नियोजन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं लोग। आर्थिक नियोजन ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा लोग। इसका उद्देश्य यानी आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी राष्ट्र में क्या? देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। यानी इसका उद्देश्य जो है, आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है वो देश की जो प्राथमिकता है उसके अनुसार देश के संसाधन यानी देश के जो साधन हैं उसमें उसके विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है, यानी उसका विकासात्मक क्रिया करना है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय, अब भारत में आर्थिक विकास अभी हम पढ़ाए थे, तो आर्थिक विकास का श्रेय जो जाता है किसे दिया जाता है? नियोजन को दिया जाता है। जैसे अब आर्थिक नियोजन में क्या किया जाएगा? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, परिवहन आदि, ये सब क्या है? आर्थिक विकास के आधार हैं। ये सब आर्थिक विकास के आधार हैं, यानी इसी से क्या होता है? आर्थिक विकास होता है। उन्हें आर्थिक संरचना कहा जाता है। आर्थिक विकास के आधार कौन कौन है? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बिजली और परिवहन आदि। चलिए अगला है, अब भारत में नियोजन देखते हैं लोग। भारत में नियोजन कैसे होता है देखिए, ये है भारत में नियोजन। याद रखिएगा ये इसका समय जो दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजना, यानी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी में हुई। 1951 में शुरू हुई और 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है? यानी योजना आयोग का जो 5 वर्षों का योजना बनाना होता था उसका उद्देश्य, वही उसे ही हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो पहला 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था और 1951 से वो क्या करने लगी? अपना योजना बनाने लगी 5 साल के लिए। तो 1951 से 5 साल कितना होगा? 1956 होगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रहा, दूसरी 56 से 61 तक, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही दिया गया है, ये आपका बुक में दिया हुआ है कि पहली, दूसरी, 7वीं, 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं लोग। अब सतत विकास क्या है? सतत विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान समय को ही नहीं बल्कि भावी यानी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी विकास की वैसी प्रक्रिया, मान लीजिए भारत में जब विकास होता है
या किसी भी देश में विकास होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें अब अभी समय जो वर्तमान समय के लिए सोच कर ही नहीं, उसके आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है उसको सोच करके क्या किया जाता है, इसका विकास किया जाता है। तो विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान समय को ही नहीं बल्कि आने वाली यानी पीढ़ी जो होती है, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, वो सतत विकास कहलाता है। अगला है आर्थिक संरचना। अब देखिए आर्थिक संरचना क्या है। इसका मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से हैं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। यानी जो भी सेवा हो या सुविधा हो जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। अब आर्थिक विकास ये क्या था, ये अर्थव्यवस्था का विकास का प्रकार था। आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास दो था। तो वही बोल रहा है कि आधारिक संरचना का जो मतलब होता है वो देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है आर्थिक संरचना। अगला देखते हैं लोग, आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक। यानी इसको कैसे मापा जा सकता है या इसके सूचक क्या हैं। तो देखिए इसके निम्नलिखित सूचकांक हैं। पहला है राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे लोग। आर्थिक विकास आप लोग समझ लिए, आर्थिक संरचना समझ लिए। अब बोल रहे हैं इसका माप और सूचकांक के बारे में हम लोग को समझना है। तो पहला राष्ट्रीय आय हो गया, दूसरा हो गया प्रति व्यक्ति आय यानी इसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। मानव विकास सूचकांक, तीसरा उपभोक्ता व्यय। तो चलिए बारी बारी से इन सभी पे हम लोग ध्यान देते हैं लोग। पहला राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या है उसके बारे में देखते हैं लोग। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, किसी देश में एक वर्ष के अंदर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी मान लीजिए हम भारत में रहते हैं, भारत का राष्ट्रीय आय कैसे हम लोग पता करेंगे। तो भारत में एक वर्ष में यानी 2022 चल रहा है, 2022 से 2023 तक एक वर्ष में सभी वस्तु, जो भी वस्तु हो, जितनी भी वस्तु हो या सेवाएं हो, उसके जो मूल्य होता है यानी मौद्रिक मूल्य, उसका जो मूल्य होता है उन सभी को जोड़ा जाए तो राष्ट्रीय आय निकलता है। यानी एक वर्ष में टोटल जो इनकम होती है उसी के योग को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय समझ गए, प्रति व्यक्ति आय किसी देश या राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों की औसतन आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी किसी देश या राज्य में, यानी देश में हो या राज्य में हो, जो राज्य में होगा वो तो देश में हो ही जाएगा। तो जो देश में जितनी भी व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं उन सभी व्यक्तियों की आय को क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। ये तो था किसी देश में एक वर्ष के अंदर, इसमें एक वर्ष लगा हुआ है कि एक वर्ष के अंदर सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, इसमें वस्तु पे दिया गया था, वस्तु के मौद्रिक मूल्य को हम लोग मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते थे। लेकिन इसमें बोल रहा है कि जितने भी व्यक्ति किसी देश में जितने भी व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं उस सभी व्यक्तियों के आय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब देखिए इसको समझिए। राष्ट्रीय आय में, ये नोट्स है आपका, राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति आय होता है। अब देखिए राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय, ये हो गया आपका प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या हो जाएगा किसका, राष्ट्रीय आय इसका कुल संख्या यानी जनसंख्या बट्टा क्या हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय आय में, सॉरी यहाँ पे जो होगा यहाँ पे राष्ट्रीय आय हो जाएगा आय और बटा देश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या जनसंख्या। तो राष्ट्रीय आय में अगर हम जनसंख्या से भाग दें तो राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगा, एक वर्ष के अंदर सभी वस्तुओं के मूल्य के योग को हम लोग कर देंगे तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। और जितना भी जनसंख्या है जनसंख्या से हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं लोग। तीसरा पॉइंट है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा करती है। यानी यह जो है शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य अक्षर और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा करती है। इसका सूचकांक ऐसे ही किया जाता है। सूचकांक यानी मापा जाता है कैसे, शैक्षिक स्तर क्या है, स्वास्थ्य स्तर क्या है और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही ये क्या करती है, अपना सूचकांक करती है। उपभोक्ता व्यय। भारत की पहली राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट में बताया गया था कि ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है तथा शहरी जनता की व्यय काफी बढ़ गई है। व्यय मतलब क्या, पैसा है ना। तो बोल रहा है कि मौद्रिक मुद्रा में पैसा। अब बोल रहा है कि व्यय में ग्रामीण जनता की व्यय में यानी जो रुपया है उसकी क्षमता में क्या आई है, कमी आई है तथा शहरी जनता की व्यय यानी मुद्रा बढ़ गई है। यानी गांव की जो जनता है उसमें क्या है, गांव की जनता गरीब ज़्यादा होते हैं, ग्रामीण लोग ज़्यादा गरीब होते हैं, शहरी लोग थोड़ा धनिक होते हैं। तो ये बोल रहा है इसकी शहरी लोगों की व्यय में क्या हुआ है, व्यय काफ़ी बढ़ गया है और ग्रामीण यानी गांव वाले जनता की व्यय क्या है, व्यय में कमी आई है। तो ये उपभोक्ता व्यय होता है। उपभोक्ता क्या है ये आगे हम लोग देखेंगे, जो लास्ट चैप्टर है इसका उसमें देखेंगे लोग उपभोक्ता क्या है। चलिए अगला देखते हैं लोग। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, यानी बिहार अभी तक क्यों पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा राज्य बिहार को क्यों कहा जाता है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं लोग। तब बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण निम्नलिखित है। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत में क्या है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, सॉरी बिहार में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। अब मान लीजिए कोई परिवार है, उस परिवार में एक आदमी कमा रहा है लेकिन उसमें 10 आदमी उस परिवार में हो गया है, तो क्या होगा, एक आदमी के कमाने से तो 10 आदमी नहीं खा पाएगा। और इसी 10 आदमी में भी क्या हो रहा है, इसमें और तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इसका आय क्या हो रहा है, आय नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या है, बिहार का विकास रुका हुआ है। दूसरा, आधारित संरचना का अभाव। अब आधारित संरचना क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे लोग। तीसरा है कृषि पर निर्भरता, यानी बिहार को कृषि प्रधान राज्य भी माना जाता है। वैसे कृषि प्रधान देश भारत भी है लेकिन बिहार में कृषि ज़्यादा है। बिहार में क्या है, जो लोग हैं कृषि पर आधारित ज़्यादा है। चलिए अगला पॉइंट। अब देखिए और क्या कारण है, बाढ़ तथा सूखा, यानी बाढ़ तथा सूखा से क्षति। अब बिहार में जितने भी फसल किसान उगाते हैं लोग, तो कभी कभी इतना ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, क्या होता है उसको पूरा बहा कर ले जाता है, तथा कभी कभी इतना सूखा पड़ जाता है कि उस फसल की उपज अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसके कारण भी बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। तीसरा है गरीबी, बिहार में गरीबी ज़्यादा है। चलिए बारी बारी से देखते हैं लोग। पहला पॉइंट,
बिहार में जो बिहार का पिछड़ेपन का जो कारण है वो पहला है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। यानी बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण बिहार के साधन कम हो रहे हैं, जिसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या आगे बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगी, आवश्यकताएं भी बढ़ेगा। आवश्यकताएं बढ़ेगा तो क्या है, साधन कम पड़ेगा, और साधन कम पड़ेगा इस तो क्या हो जाएगा, बिहार पिछड़ा रहेगा ही। उस परिवार का ही विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास कहाँ से होगा। चलिए अगला है दूसरा बोल रहा है आधारित संरचना। किसी देश या राज्य के विकास के लिए आधारित संरचना होना जरूरी है। आधारित संरचना हम आपको पहले बता चुके हैं क्या है। तो किसी भी देश या राज्य के लिए आधारित संरचना का होना जरूरी है, लेकिन बिहार में आधारित संरचना, अब देखिए आधारित संरचना में क्या कहा जाएगा, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई इत्यादि का बहुत क्या है, अभाव है। अभी तो इन दो चीज़ों पर काम हुआ है बहुत ज़्यादा, बिजली और सड़क पे। बिहार में, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में क्या हुआ है, बिजली और सड़क पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य पे उतना अच्छा सा काम नहीं हो पाया है। तो अभी भी क्या है, इसमें आधारित संरचना का अभाव है। चलिए अगला पॉइंट बोल रहा है कृषि पर निर्भरता, यानी सिर्फ कृषि पर ही निर्भरता लोग रहते हैं। बिहार का अधिकांश भाग कृषि पर ही आधारित है। सही बात है, यानी बिहार में जो लोग हैं, जो लोगों का रोजगार है, वो अधिकांश लोग क्या हैं, किसान हैं, वो जो कृषि करते हैं। तो बोल रहा है कि बिहार का अधिकांश भाग कृषि पर ही आधारित हैं, फिर हमारी कृषि पिछड़ी हुई है, इसलिए हमारी कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है, जिसके कारण उपज कम होती है। सॉरी, काम हो गया यहाँ पे, कम होगा, जिसकी उपज क्या है, कम होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट बोल रहा है बाढ़ तथा सूखा। बाढ़ तथा सूखा, अब बाढ़ तथा सूखा से क्या क्या क्षति होता है। अधिकांश उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर रहता है, यानी उत्तर बिहार, जितने भी उत्तर बिहार में जगह हैं उसमें क्या है, बाढ़ अधिकांश आता है। दक्षिण बिहार सूखा रहता है, दक्षिण बिहार में सूखा रहता है। अब देखिए ज़्यादा पानी भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सूखा भी ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों की अधिकता, इन दोनों में जब अधिकता हो जाएगी तो इसके कारण क्या होगा, फसल अच्छा से नहीं उपज पाता है, जिसके कारण क्या है, बिहार पिछड़ा हुआ है। और लास्ट जो अंतिम पॉइंट है वो है बिहार गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार बहुत अधिक है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय औसत राष्ट्रीय आय से काफ़ी कम है, यानी राष्ट्रीय आय से इसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। कहाँ, बिहार के लोगों की। तो चलिए अगला देखते हैं लोग। ये तो था बिहार को, बिहार के पिछड़ेपन का कारण था। अब मान लीजिए बिहार का जो पिछड़ापन है, इसको हम लोग, बिहार का पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, यानी कैसे इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा कारण था, अगर हम उस कारण को मिटा दें तो क्या हो जाएगा, बिहार पिछड़ा नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं लोग बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। देखिए पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण। अब देखिए उसका कारण था, आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या था कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ रहा था। उस जनसंख्या पर अगर हम लोग नियंत्रण कर दें तो क्या हो जाएगा, बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ जनसंख्या पर नियंत्रण करके तो दूर नहीं हो सकता है। दूसरा है आधारित संरचना का विकास, यानी जो उसमें क्या था, कारण में आधारित संरचना का अभाव था। तो यहाँ पर अगर उसमें अभाव है तो यहाँ पर अगर हम आधारित संरचना का विकास यहाँ पर कर लें तो क्या हो जाएगा, बिहार का पिछड़ेपन दूर हो जाएगा। तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ पर भी क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा, बाढ़ को रोकना होगा, तो क्या हो जाएगा, बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन दूर हो सकता है। चलिए अगला बोल रहा है
कृषि का तेजी से विकास, यानी कृषि का तेजी से विकास होना चाहिए, गरीबी दूर होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ये सभी पॉइंट जो हैं, ये सभी पॉइंट में विकास होगा, तभी बिहार का विकास होगा। चलिए, पहला जनसंख्या पर नियंत्रण। परिवार नियोजन के द्वारा बिहार में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाए। ये जनसंख्या पर नियंत्रण है कि परिवार नियोजन जो है, यानी परिवार नियोजन का मतलब क्या हुआ, परिवार में की औरतें जो हैं या जेंट्स जो हैं एक दूसरी औरतों को, एक दूसरे को क्या करें, इसके लिए उत्साहित करें कि जनसंख्या को रोकें। तो यही है, परिवार नियोजन के द्वारा बिहार में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाए या रोका जा सकता है। चलिए, अगला पॉइंट, आधारित संरचना का विकास। बिहार में यदि आधारित संरचना का विकास किया जाए तो बिहार का विकास संभव है। आधारित संरचना बताए हैं, जैसे जैसे बिजली हो गया, सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस सभी पर अगर इस सभी का विकास किया जाए तो क्या हो जाएगा, बिहार का विकास होगा। अगला है बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण किया जाए तो बिहार का विकास हो सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है कृषि का तेजी से विकास। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः प्रयासपूर्वक कृषि का विकास करना आवश्यक है। यानी बिहार में क्या है, कृषि ही जीवन का आधार है। सही बात है, बिहार में अधिकांश जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, यानी किसान हैं, अधिकांश लोग किसान हैं, और वही क्या है, उनके जीने का जरिया है। अगला है गरीबी दूर करना। बिहार में लगभग 42% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर कर रहे हैं, यानी जीवन अपना गुजार रहे हैं। 42%, यानी बिहार की 42% जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बसर कर रही है। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था आवश्यक है। अगर बिहार में रोजगार होता तो ये 42% क्या होता, 42% नहीं होता, इससे कम होता। तो बिहार में रोजगार की व्यवस्था आवश्यक है। स्वरोजगार को भी बढ़ावा देना चाहिए। स्वरोजगार का मतलब जो प्राइवेट जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, यानी जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो अपना लगाते हैं, उसको भी क्या देना चाहिए, सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। अगर इन सभी पर नियंत्रण हो जाए तो क्या हो जाएगा, बिहार का पिछड़ेपन दूर हो जाएगा, यानी विकास हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं लोग। अगला पॉइंट बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं लोग। मानव विकास रिपोर्ट भारत में पहली बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, यानी मानव विकास रिपोर्ट भारत में पहली बार जो मानव विकास रिपोर्ट हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को नई दिल्ली में जारी किया था। कब किया था, नई दिल्ली में किया था 2002 ईस्वी में, वो भी कब, 23 अप्रैल को। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों की योजनाओं के आकार तय किया जा सकता है। यानी मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर राज्य का जो योजना है उसका आकार तैयार किया जा सकता है। इसमें केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों का रैंक सबसे नीचे था। यानी मानव विकास रिपोर्ट में जब इसको 23 अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जारी किया गया तो इसके आधार क्या पता चला कि केरल का रैंक जो है वो सबसे ऊपर है, और भारत में केरल का रैंक सबसे ऊपर है, और बिहार, एमपी, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का क्या है, रैंक सबसे नीचे है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बीमारू राज्य कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बीमारू राज्य कौन कौन है। तो चलिए देखिए, बीमारू राज्य हम देखते हैं लोग, ठीक से देखिए। बीमारू यहाँ पे दिया हुआ है, बीमारू राज्य। देखिए BI से क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। यानी 5 बीमारू राज्य हैं, 5 बीमारू राज्य हैं।
बिहार, बी ऐसे बिहार, एम से मध्य प्रदेश यानी एमपी, ए से असम, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो ये 5 बीमारू राज्य हैं। तो चलिए पहला चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगले वीडियो में हम पहला चैप्टर का लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कराएंगे। एक बार इस नोट्स को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा लोग, इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा लोग, और उसके बाद वो क्वेश्चन देखिएगा लोग। पूरा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, उसका आंसर इसमें है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।